हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और कल हम बात कर रहे थे ह्यूमन ब्लड के बारे में, अपना टॉपिक जो चल रहा है उसके बारे में। तो आज बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का कैसे जमता है। तो इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस केस कार्डिंग, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को केस कार्डिंग प्रोसेस कहते हैं। केस कार्डिंग प्रोसेस कहते हैं। इसको एवरेज टाइम 4 मिनट लगते हैं। इस प्रोसेस को होने में 4 मिनट लगते हैं। जब कभी आपने देखा है कि कहीं से हमारी जब कट जाते हैं हम लोग, तो ऐसे जब उसको दबा के रखते हैं तो 2-4 मिनट के बाद में ब्लड आना बंद हो जाता है, जिसे कहते हैं केस कार्डिंग प्रोसेस। इसको होने में एवरेज टाइम 4 मिनट लगता है और ये 4 स्टेप में काम करता है। कितने? 4 स्टेप में काम करता है। तो जानते हैं इसकी 4 स्टेप कौन कौन सी हैं। कल हमने आपको बताया था थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बताया था। तो आप जानते हैं रुधिर के अंदर, कल हमने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सम ब्लड के अंदर होते हैं, फाइब्रोनिजिन वगैरह वगैरह। तो फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स वायु के साथ जैसे ही कटेगा तो ब्लड निकलेगा, जैसे ही ब्लड बाहर आएगा तो थ्रोम्बोसाइट्स बाहर आएंगी, तो वो वायु के साथ, एयर के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा तो ये फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है, उसके पास इंडिकेट करेगा। और ये दोनों कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों आपस में प्रोसेस करके किसको इंडिकेट करेंगे? प्रोथ्रोम्बिन को। और जैसे प्रोथ्रोम्बिन को ये इंडिकेट करेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन जैसे एक्टिव होगा तो वो क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड के, बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है उसके साथ प्रोसेस करके ये दोनों प्रोथ्रोम्बिन को इंडिकेट करते हैं। और जैसे प्रोथ्रोम्बिन इंडिकेट होता है तो ये एक्टिव होता है, और एक्टिव होते ही ये हो जाता है थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन हो जाता है। फिर यहाँ से ये थ्रोम्बिन फाइब्रोनिजिन, कल हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा में फाइब्रोनिजिन एक प्रोटीन, विशेष प्रकार की प्रोटीन थी, तो ये वही फाइब्रोनिजिन है। तो थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनिजिन ये दोनों प्रोसेस करते हैं, और ये दोनों प्रोसेस करके क्या बनाते हैं? फाइब्रिन। और फाइब्रिन जब बन गया तो समझो काम हो गया, ब्लड का थक्का जम गया। तो थक्का कैसे जमेगा? ये फाइब्रोनिजिन होता है वो एक जाल के रूप में होता है, ऐसे एक जाल के रूप में होता है। तो जैसे ही जहाँ से ब्लड निकलता है तो वहाँ पे ये सब प्रोसेस होके, और ये फाइब्रोनिजिन जब बनेगा तो ये उस जगह पे जहाँ से कटा है या चोट आई है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है, उस जगह पे ये आके रुक जाता है, जम जाता है। जैसे ही ये जमेगा तो ब्लड जब इनसे होके बाहर, इस जाल के अंदर से जब ब्लड निकलेगा बाहर, तो इसमें आपको बताया ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स सभी घूमते हैं। तो वो इनके अंदर, इस जाल के अंदर फंस जाएंगे, और जैसे ही ये फंस जाएंगे तो समझो काम हो गया, ब्लड का थक्का जम जाता है। इस प्रोसेस को होने में लगभग एवरेज टाइम 4 मिनट लगता है। 4 मिनट लगता है। फाइब्रिन जो आपको बताया था मैंने, एक जाल के रूप में होता है। और ब्लड के अंदर जैसे आपको पता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह, प्लेटलेट्स, जैसे ही ये आते हैं और उस जाल के अंदर फंस जाते हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है। और एवरेज टाइम इसको होने में 4 मिनट लगते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं, इस पूरी प्रोसेस को केस कार्डिंग प्रोसेस कहते हैं, और इसको एवरेज टाइम 4 मिनट लगता है। और थ्रोम्बोसाइट्स प्लस वायु थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, और थ्रोम्बोप्लास्टिन बॉडी के अंदर कैल्शियम उपस्थित होता है, उसके साथ प्रोसेस करके प्रोथ्रोम्बिन को इंडिकेट करते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन जैसे एक्टिव होता है तो ये थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है, थ्रोम्बिन हो जाता है। और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनिजिन, जो आपको कल बताया था कि प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे फाइब्रोनिजिन कहते हैं। तो ये वही फाइब्रोनिजिन है जो थ्रोम्बोन प्लस फाइब्रिनोजेन, ये दोनों प्रोसेस करके एक फाइब्रिन जालीनुमा बनाते हैं। जो आपको पता है कि ये जाल के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं, जिससे क्या होता है? ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग। तो इस पूरी प्रोसेस को एवरेज टाइम 4 मिनट लगते हैं। और बात करते हैं इसके बारे में और खुल के, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर बात। तो अब बात करते हैं अपन
कि कौन कौन मदद करता है रक्त जमाने में, तो रुधिराणु, ये है रुधिराणु कॉर्पोल्स। इसमें सबसे लास्ट थ्रोम्बोसाइट्स काम करता है। थ्रोम्बोसाइट जिन्हें कहते हैं अपन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्रोटीन, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन हमने आपको बताया था, वो फाइब्रोनिजिन और प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन तो एक्टिव होके क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन। ये एक्टिव होके क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन। फिर बात करते हैं तत्व धातु, वो कैल्शियम था, आपको बताया था कैल्शियम, इसका भी योगदान होता है। और एक क्वेश्चन और है जो नीचे लेवल में आता है, वो है कि एक क्वेश्चन है सीधा सीधा कि ब्लड को जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो सेकेंडरी लेवल का है विटामिन के। विटामिन के, तो बात करते हैं कि विटामिन के रक्त का थक्का कैसे जमाता है। कि अक्सर जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है और इसकी कोशिश होती है रक्त को जमाने की, इसकी कोशिश होती है रक्त को जमाने की। बात करते हैं कि ये तीनों थ्रोम्बोसाइट्स, फाइब्रोनिजिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, और ये तो कहते हैं कि हम रक्त को जमाएंगे। क्या कहते हैं, रक्त को जमाएंगे। तो ये ब्लड को भाई बॉडी के अंदर भी तो जमा सकते हैं, ये ब्लड को बॉडी के अंदर भी जमा सकते हैं। तो ये कैसे रोकते हैं भाई, ये भगवान बहुत समझदार आदमी था जिसने ह्यूमन बॉडी की रचना की, तो बहुत समझदार था। तो उसने इन सबको रोकने के लिए एक अलग से एंटी क्लॉटिंग बनाया जिसे कहते हैं हेपेरिन। हेपेरिन एंटी क्लॉटिंग, इसको बनाया हेपेरिन को। इसका मेन काम होता है क्या, हेपेरिन, इन तीनों पे हेपेरिन भारी पड़ता है। थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रोनिजिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, इन पे हेपेरिन भारी पड़ता है। ये कहता है कि तुम बॉडी के अंदर ब्लड को नहीं जमा सकते। ये तो कहते हैं कि हम बॉडी के अंदर ब्लड जमा सकते हैं, लेकिन ये कहता है नहीं जमा सकते। ये इन तीनों पे भारी होता है। ये इनको बॉडी के अंदर, ये समझो इनका लीडर, कि ये इनको अंदर बॉडी के अंदर ब्लड जमाने से रोकता है हेपेरिन। आपको पता है जब डॉक्टर भाई अगर बॉडी के अंदर अगर हवा लगी तो वहाँ का हेपेरिन खत्म हो जाएगा। क्यों, कभी कभी आपको पता है कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो जैसे एयर निकालना इंजेक्शन से, वो कभी कभी निकालता है, तो आपको पता है जैसे वो इंजेक्शन दवा लेने के बाद में उसमें से ऐसे यूँ मारता है और हवा निकाल देता है बाहर, थोड़ी बहुत दवा भी उससे बाहर निकाल देता है, क्योंकि अगर उसके अंदर एयर है तो वो निकल जाए। आपको पता है जब बोतल जब चढ़ती है तो नर्स वगैरह या कंपाउंडर वगैरह बोतल चढ़ने से पहले ही उसमें थोड़ा बहुत रह जाता है तो पहले ही बोतल हटा देता है, क्योंकि कहीं गलती से अगर हम किसी दूसरे पेशेंट को देखने लग गए और अगर बॉडी के अंदर एयर प्रवेश कर गया तो वहाँ का जो ये हेपेरिन है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है कभी कभी जब डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो गलती से जम जाता है, गांठ बन जाती है। वो किस वजह से बन जाती है कि डॉक्टर एयर निकाल नहीं पाता है, और जिससे क्या है कि वहाँ का हेपेरिन है वो ख़त्म हो जाता है। और हेपेरिन जब ख़त्म हो जाता है तो ये तीनों अपना दाव पेच दिखा देते हैं और ब्लड का थक्का जमा देते हैं। इसलिए ये हेपेरिन इन तीनों को थक्का जमाने से रोकता है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कल अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लड के ग्रुप के बारे में। तो